वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिवीजन सेशन। ये हमारी फाइनल रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ है जो आज ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट वीडियो है जो मैं ये रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, वो है चैप्टर एनपीओ की। चलिए बेटा, उम्मीद मैं रखूँगा कि जिस दिन वीडियो अपलोड हो आप उसी दिन इस वीडियो को देखें, या मैक्सिमम उसके 24 आवर्स के अंदर, अपलोडिंग के 24 आवर्स के अंदर आप इस वीडियो को देख लें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितनी जल्दी आप लोगों को सारी रिवीजन वीडियो दे सकूं, उतनी जल्दी मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग भी बेटा अपने एफर्ट्स जो थोड़े से डबल कर दो, ठीक है। उम्मीद तो यही है कि आपके एग्ज़ाम जो हैं थोड़े से पोस्टपोन होंगे और हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो हमारा बोनस पीरियड रहना चाहिए। हमारी तैयारी तो बेटा ऐसे ही होनी चाहिए कि जैसे फेब में पेपर है, ठीक है। लास्ट टाइम फेब 24 को आई थिंक पहला पेपर था, तो यही मान के चलूँगा मैं कि इस बार भी फेब 24 को पहला पेपर है, तो हमने तैयारी उसी एंगल से करके चलना है, ठीक है। और आप लोगों का जो लास्ट पेपर रहेगा वो मार्च का, अकाउंट्स का जो पेपर हुआ था वो मार्च में हुआ था। मार्च आई थिंक 3rd को हुआ था पेपर, जितना मुझे याद आ रहा है। मार्च 3rd या 4th को पेपर था, और काफ़ी अच्छा गैप मिला था अकाउंट्स के पेपर के लिए लास्ट टाइम। इस बार देखते हैं क्या रहता है। अगले 15 दिन में पिक्चर क्लियर हो ही जाएगी। क्योंकि ये पहली रिवीजन वीडियो है, तो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों से थोड़ी सी बात करके चलूँगा, लेकिन इसके बाद जितनी भी रिवीजन रहेंगी उसके अंदर हमारा पूरा ध्यान जो है बेटा वो पढ़ाई की तरफ ही रहेगा। कोई फालतू की बात मैं आपसे करता हुआ नज़र नहीं आऊँगा। तो मुझे जो भी आपसे बात करनी है वो आप अगले 3-4 मिनट 5 मिनट में आप लोगों से करूँगा, फिर मैं स्टार्ट करूँगा रिवीजन, ठीक है। प्लीज़ सुन लेना, ये मत करना कि चलो 4 मिनट बचा लें आगे कर लें। बेटा काम की बात ही करूँगा। बेटा रिवीजन सेशन के अंदर देखो हम करने क्या वाले हैं, आप लोगों के पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए हर एक रिवीजन सेशन के लिए। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग जब ये रिवीजन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एनपीओ को एक बार खुद से भी ना पढ़ रखा हो, और ये चीज़ मैं हर एक चैप्टर के लिए इम्प्लीमेंट करके चलूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैंने एक बार चैप्टर करवा दिया, जो भी आपके पास 1 मंथ था पीछे, या जो भी हमारे पास टाइम था आफ्टर ऑल द लेक्चर्स वर अपलोडेड, ठीक है, तब से लेके अब तक जितना आप लोगों को टाइम था, आपने उसमें एटलीस्ट एक बार तो एनपीओ देखा है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत एनपीओ का कंसेप्ट याद है, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। ये जो है बेटा फाइनल रिवीजन सेशंस है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको कंसेप्चुअली चीज़ें समझाऊँ, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पर कंसेप्ट्स के ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं लगा सकता। मुझे आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन करवानी है, ऐसी रिवीजन करवानी है जो आपको पता हो यार एग्ज़ाम में हमारे साथ ऐसे क्वेश्चन हमें आ सकते हैं, क्या हम उन क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं। तो मुझे आपको वैसी रिवीजन करवानी है, तो मेरा फोकस टोटली उस चीज़ के ऊपर ही रहेगा। तो ये मत उम्मीद करना कि मैं किसी कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करूँगा। कंसेप्ट आपको कोई नहीं समझ में आ रहा, कुछ देखना है, रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड, रेगुलर लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आपके एप्लीकेशन में है, ओपन है, जाओ उस कंसेप्ट का आप लेक्चर देख लो, ठीक है। सेकेंड चीज़, जब भी हम ये लेक्चर्स कर रहे होंगे तो आप लोगों को क्या होना चाहिए बेटा, जो भी हमने क्लास में मटेरियल यूज़ करा था, जैसे एनपीओ की अगर मैं चैप्टर की बात करके चलूँ फॉर टाइम बिंग, तो मैं ऐसा करूँगा हर एक वीडियो जो है ना, रिवीजन वीडियो, जब भी नया चैप्टर की रिवीजन वीडियो बनाऊँगा तो स्टार्टिंग के 2 मिनट में आपको बता दूंगा कि आपको मटेरियल क्या क्या चाहिए, ठीक है, ताकि आपके पास वो मटेरियल लेकर ही आप बैठो और कंटिन्यू करो। तो बेटा एनपीओ के लिए आप लोगों के पास होना क्या चाहिए, एक तो जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे एनपीओ के, बहुत सारे नोट्स, मैंने एक पीडीएफ फाइल भेजी थी आप लोगों को, अगर आपको याद हो, 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में पीडीएफ फाइल आप लोगों के पास आई थी, और मैंने बोला था कि वो सबको ना नोटिंग कर लेना अपने रजिस्टर्स में। तो एक तो आप लोगों के पास वो रजिस्टर होना चाहिए, वो नोटिंग होनी चाहिए, ठीक है, कहीं पे करी हुई, उसको अपने पास रख लेना। सेकेंड चीज़, मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया था एनपीओ का, ठीक है, वो भी पीडीएफ ही आया था। हार्ड कॉपी मुझे थोड़ा सा उस टाइम ध्यान आ नहीं रहा है कि कोविड के चक्कर में हार्ड कॉपी यहाँ तक पहुँची थी नहीं पहुँची थी। आई थिंक एनपीओ की हार्ड कॉपी मैंने आप लोगों को दी थी, आई गेस मैंने दी थी। चलिए, एनपीओ की बेटा जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो क्वेश्चंस की हार्ड कॉपी प्लीज़ वो रखेंगे अपने पास। ये 2 चीज़ें हैं जो बेटा आप लोगों के पास होनी चाहिए, बस इतना चाहिए। और आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करना है एक नया रजिस्टर लगा लो, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है।
बट नए रजिस्टर का पर्पस क्या रहेगा, ये आपका फाइनल रिवीजन रजिस्टर है। ये वो रजिस्टर बनने वाला है जो आपको फाइनल डे पे, यानी वो जो आपको 3 छुट्टियां या 4 छुट्टियां या 2 छुट्टियां जो भी केस रहेगा, आप उसमें रेफ़र कर सको, या आपके जो प्री बोर्ड्स होंगे तो उसमें रेफ़र कर सको। बेटा प्री बोर्ड्स डेफिनेटली होंगे, कब होते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा बिना और कोई वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर एनपीओ। हाँ बेटा एक चीज़ और, मैं आपको हर एक चैप्टर में रिवीजन टाइम ये भी बता के चलूँगा कि इस चैप्टर से आपसे किस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और चैप्टर को जब प्रिपेयर कर रहे हो तो किस चीज़ के ऊपर फोकस रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा भगवान का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। बोल साचे दरबार की जय। चलिए बेटा स्टार्ट करें। रिवीजन लेक्चर 1 एनपीओ। रिवीजन लेक्चर 1 और टॉपिक रहेगा बेटा हमारा एनपीओ। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे बेटा कि सर वेटेज कितनी है इसकी। तो बेटा वेटेज जो है आपकी इस चैप्टर की है वो 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स का मतलब क्या है सर, अगर मैं 100 में से बात करूं तो 10%, 100 में से अगर मैं बात करूं तो 10%, लेकिन अगर मैं 80 में से बात करूं कितना हो गया, अगर 80 में से बात करूं तो कितना हो गया, लगभग 12.5%। और इस चैप्टर को करने में हमें कितना टाइम लगना चाहिए वो भी बता के चल रहा हूँ। बेटा आप लोगों की कोशिश क्या रहनी चाहिए कि जो मैक्सिमम टाइम, ठीक है ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है कि किसी बच्चे को इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाए, लेकिन कोशिश करना इस टाइम फ्रेम में ये इसकी रिवीजन हो जाए। बेटा मैक्सिमम टाइम आप लोगों को जो लगना चाहिए ना इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए वो है 5 आवर्स, क्योंकि बेटा 5 घंटे से ऊपर का ये चैप्टर है ही नहीं। चलो मैं 1 आवर एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, 5 आवर्स to 6 आवर्स। बेटा उससे ऊपर कोशिश करना जब भी आप ये चैप्टर रिवाइज करो आपको इससे ज़्यादा टाइम ना लगे इस चैप्टर में। मैं हर एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो हैं रिवीजन में आप लोगों के साथ डिस्कस करके चलूँगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम। बेटा पेपर पैटर्न क्या रहता है, पेपर के थ्रू देखते हैं। मैंने आप लोगों का ये जो क्वेश्चन बैंक तैयार करा है बेटा इसके अंदर ना 2020 का पेपर के बेस के ऊपर ये तैयार करा गया। चलो देखते हैं क्या हुआ। सेट नंबर 1, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, ये चॉइस आई थी बेटा इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में, जो सेकंड और थर्ड देख रहे हो उन दोनों क्वेश्चन में चॉइस थी, तो यानी 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। यानी अगर मैं बात करूं तो इस 10 मार्क्स की जो है वो ब्रेकअप क्या है, इस 10 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। सवाल आता है क्या हमेशा ये चीज़ रहेगी या कुछ पैटर्न के अंदर चेंज हो सकता है। बच्चे हमेशा ये रहेगा या पैटर्न के अंदर चेंज पॉसिबल है। बेटा यही पैटर्न रहना चाहिए। ठीक है, पैटर्न मोर और लेस आप लोगों का यही रहना चाहिए। यस, पैटर्न के अंदर एक चेंज आ सकता है। क्या चेंज आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका ये पैटर्न नहीं आता है, ठीक है, या तो आपको ये पैटर्न रहेगा या फिर आपको पेपर में कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। और ये आपके बेटा जो पास पेपर्स है ना उसके बेस पे ही मैं बता रहा हूँ, आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच and 2 questions of 4 marks each. Basically 1 into 2 this is equal to 2 and 4 into 2 this is equal to 8. 2 plus 8 is
यहाँ पर क्या हो गया 1 + 3 + 6, ठीक है 10 बन गया। तो बेटा ये आपकी वेटेज रहेगी, यानी इस चैप्टर में से हमें कम से कम एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आने ही वाला है, ठीक है बेटा। चलिए लिखना चाहते हो बेटा ये चीज़ लिख लो। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब हमारी रिवीजन। ये जो मार्किंग स्कीम थी मैंने आपको ये भी बता दी बेटा। एनपीओ चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहला कंसेप्ट करा क्या था, आप लोग अपने नोट्स निकाल लेंगे। आप लोगों का बेटा फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मुझे लगेगा ना लिखवानी वाली हैं वो मैं लिखूंगा भी, और आप लोगों ने भी लिखनी है बेटा। एनपीओ चैप्टर अगर आप लोगों को याद हो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एनपीओ का मीनिंग क्या होता है। एनपीओ का मीनिंग होता है बेटा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेटअप करा जाता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मेंबर्स को, या फिर पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इस टाइम पे सिर्फ इतना कर लो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनपीओ जो होता है बेटा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वेलफेयर के, बेसिकली सोसाइटी की वेलफेयर के लिए होता है, उसका कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को कुछ एक एग्जाम्पल दिए थे बेटा। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी कुछ एक जगह पे जहाँ मुझे लगेगा यार ये वाला कंसेप्ट ऐसा है जिसके ऊपर बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, वहाँ थोड़ा मैं स्लो चलूँगा। और जो बिल्कुल ही फालतू की चीज़ रहेगी ना, यानी जो मुझे पता है कि एग्जाम में नहीं आने वाली, मैं कवर जरूर करके चलूँगा, लेकिन एक तेज स्पीड के ऊपर, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को कुछ एक एग्जाम्पल दिए थे, जैसे स्माइल फाउंडेशन, सेव लाइफ फाउंडेशन, टीच फॉर इंडिया, इस टाइप के मैं आपको एग्जाम्पल देके चला था, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हमने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने मेन बात करके चलती कि मेन एम जो होता है वो सर्विस का होता है। ओनरशिप जो होती है वो चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटी की फॉर्म में करी जाती है, और जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। जो मैनेज कौन करता है इसको, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ इनकम की हमने बात करके चली थी, कह रहे जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो सब्सक्रिप्शन इनकम रहता है, डोनेशन रहेगा, अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिली है वो रहेगा, और उसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है उससे इनकम जो आ रही है ये चार जो है मेनली मेन सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं। उसके अलावा अदर इनकम भी हो सकती है, बट मेनली आपको ये मिलेंगी सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। फिर फंड्स की हमने बेटा यहाँ पर बात करी थी, हमने कहा था दो तरह के फंड्स हो सकते हैं। एक हो सकता है कैपिटल फंड जिसको हम जनरल फंड भी बोल देते हैं, या दूसरा होता है स्पेसिफिक फंड, ठीक है। जो सरप्लस होता है बेटा वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता है। एंड व्हाट इज सरप्लस, सरप्लस जो होता है वो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होता था, और डेफिशिएट क्या होता था, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। अकाउंट्स की अगर हम बात करके चलें तो बेटा इनको प्रॉपर अकाउंट्स बनाने होते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट रहती है कि इनको अकाउंट्स बनाने हैं। और इनके अकाउंट्स के अंदर बेटा क्या क्या चीज़ें आती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, फर्स्ट वन वाज रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट, सेकंड वन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड वन वाज बैलेंस शीट। तो बेटा जो पहला पॉइंट हमारे काम का लिखने का है वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहती हैं उसके अंदर तीन चीज़ें रहेंगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट वन बैलेंस शीट, ठीक है। तो बेटा ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ का रहेगा। इसका बेटा मैंने आपको रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में बताया था। चलिए फटाफट से बेटा रिसिप्ट और पेमेंट को ना एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे रिसिप्ट और पेमेंट के। तो बेटा अगर मैं बात करके चलूँ अब यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में, आप लोगों ने बेटा ये चीज़ें लिखनी है, बहुत काम की चीज़ें हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में बेटा क्या था, चलिए बताएंगे। सबसे पहले देखो क्या होता था ये, दिस इज समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, याद आ रहा है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बेटा समरी होता है कैश और बैंक ट्रांजैक्शन का, ठीक है।
सेकेंड चीज़ चलिए बताइए और क्या था रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एक रियल अकाउंट होता है, ठीक है, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओपनिंग बैलेंस इसका क्या रहता है, ओपनिंग बैलेंस जो रहता है वो कैश और बैंक का जो बैलेंस रहेगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस रहता है। कैश और बैंक का जो बैलेंस रहता है वो आपका ओपनिंग बैलेंस रहता है। सर हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी लिखो, चलो बेटा बड़ी लिख दूंगा पेन राइटिंग, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो भी क्या रहता है, कैश और बैंक बैलेंस। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आप लोगों को अभी तक ध्यान आ रही होंगी, ठीक है बेटा, क्लियर। और क्या यहां पर आपको ध्यान में रखने वाला पॉइंट था कि इफ बैंक ओडी इज देयर, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है एट एंड, तो बेटा वो कौन सी साइड में आने वाला है, डेबिट या क्रेडिट, तो वो कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। वो किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा, क्लियर। और क्लोजिंग बैलेंस यूजुअली वैसे की साइड आता है, क्रेडिट साइड में। इतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हम लोगों को बेटा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ फॉर्मेट एक बार देख लो कि फॉर्मेट क्या आता था। सर फॉर्मेट आपका कुछ ऐसा बनता था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। रिसिप्ट्स, रुपीस, पेमेंट्स एंड रुपीस, रिसिप्ट, रुपीस, पेमेंट एंड रुपीस, क्लियर। चलिए बेटा यहां तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब मैं चाहता हूं आप लोग आएंगे क्वेश्चन बैंक के ऊपर। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को हम यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को हम यहीं पर खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे चलिए देखते हैं। अच्छा सर दो मेन पॉइंट लिखवाने रह गए बेटा, आप लोग तो बता नहीं रहे मेरे को कि सर 2 मेन पॉइंट लिखवाने रह गए हैं। मुझे बताओ जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आता है, जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आता है उसके अंदर जो भी आपकी पेमेंट्स और रिसिप्ट रहेंगी वो कौन से पीरियड की रहेंगी, इरिस्पेक्टिव। बेटा जब रिसीव हुआ आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, जब पेमेंट करिए आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, इरिस्पेक्टिव कि वो करंट पीरियड की है, प्रीवियस पीरियड की है या सक्सीडिंग या कह लो फॉलोइंग पीरियड की है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शोज ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, shows all receipts and payments irrespective of, shows all receipt and payment irrespective of whether they pertain to current period, comma previous period or succeeding period, ठीक है बेटा। स्पेलिंग में मत जाना सर, सक्सीडिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, एक सी बेटा कम रह गया, ठीक है, क्लियर। मैं जूम करके एक बार आप लोगों को पढ़ा देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आ गया बेटा आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, और ये आ गया आप लोगों का फॉर्मेट। चलिए अगर इतना हो गया है बच्चे तो बढ़ते हैं अब आगे। अब आएंगे आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक के ऊपर। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था, इससे ज़्यादा करने की बच्चे ज़रूरत नहीं है। अब आओ क्वेश्चन बैंक के ऊपर। क्वेश्चन बैंक में जो भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट वाले क्वेश्चन है पहले हम उसको मार्क कर लेंगे। बेटा अगर आप क्वेश्चन बैंक देखोगे ये 2020 का क्वेश्चन बैंक है, 2020 के ही सारे क्वेश्चन कवर करें हैं। इससे पहले वाले सालों में अगर आप क्वेश्चन देखोगे बेटा सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन आए हैं,
ठीक है। अगर मुझे कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन लगेगा करवाने वाला तो ऑफ कोर्स वो टेस्ट का पार्ट बन जाएगा ना बेटा, कुछ टेस्ट के लिए भी तो रखूँ मैं अपने पास। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। आप लोगों का ये कंपार्टमेंट के पेपर में, कंपार्टमेंट का जो पेपर था उसके सेट नंबर 2 में आया हुआ है। सेट नंबर 2 में ये आपको क्वेश्चन आया था 6 नंबर का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे बेटा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कब कब क्वेश्चन आया है। कंपार्टमेंट एग्जाम सेट नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा ये जो देख रहे हो ना, ये तो मेरे नंबरिंग दे रखी है। यहाँ पर भी 6 नंबर का क्वेश्चन आया। प्लैटिनम स्पोर्ट्स क्लब, सेम आपको क्या बनाना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आप लोग को बनाना था फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ 2019। बेटा इसके अलावा आप लोग ना पूरा का पूरा बेटा जितना क्वेश्चन बैंक है वो आप लोग टर्न करके देख लो। बेशक आपको हर बार इसके अलावा अगर क्वेश्चन आया है जो 6 मार्क्स के अंदर, वो आपसे पूछा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यानी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन सिर्फ 2 बार आया, और कहाँ पर आया, कंपार्टमेंट के पेपर में। तो एग्जामिनेशन के लिए क्या हमने करना है, बिल्कुल करना है बेटा। अगर कंपार्टमेंट के पेपर में रिसिप्ट और पेमेंट आ सकता है तो यहाँ पर भी आ सकता है। बेटा एक और क्वेश्चन आया रिसिप्ट और पेमेंट का। चलिए ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये भी बेटा ये आपका 2020 मेन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लोरियस क्लब प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, और चलिए बेटा यही क्वेश्चन थे। अब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का बेटा आपने जहाँ पर कंसेप्ट करा है, ठीक है, जहाँ मैंने आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का कंसेप्ट लिखवाया है ना, यहीं पर साथ में आप लोग नंबरिंग लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 40। बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के ऊपर पेस्ड है। 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग खुद करेंगे। आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बेटा हमारी अप्रोच क्या रहेगी, देखो बेटा पहले चैप्टर के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा स्लो लग सकता है, क्योंकि मुझे समझाना ज़रूरी है। जब एक बार ऑफ कोर्स हैबिट डेवलप हो जाएगी, सर रिवीजन का तरीका ये है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। ठीक है, वीडियो चलता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आधा मिनट लगाएं, 1 मिनट लगाएं, एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, अपने माइंड में सोच लो कि किसका क्या करना है। ठीक है, किस आइटम का क्या ट्रीटमेंट करना है, जस्ट मेक अप योर माइंड। उसके बाद हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, शुरू करो जरा, बस इसको रीड करो। मैं 1 मिनट बाद आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा इसी चीज़ के ऊपर। और बेटा सबने रीड करना है, चॉइस नहीं है, मैंडेटरी है। चलिए बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अब इस चीज़ को। ठीक है, अब मेरे साथ पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। बेटा 31 मार्च 2019 का आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाना है। आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक। बेटा ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक। बेटा ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस है ये आपको याद आना चाहिए कि सर ये हमारा बनता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमारा कैश बैलेंस भी आएगा और बैंक बैलेंस भी आएगा। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट
इंक्लूडिंग 15,000 फॉर द ईयर 2017-18। और बेटा 31 मार्च 19 की ये सब्सक्रिप्शन है। बेटा जरा बस ये मान के चलो, ये मुझे बता के चलना कि मैं क्या मानूँ कि ये जो 3,05,000 है उसमें 15,000 तो 17-18 की हो गई, यानी बाकी जो बैलेंस रह गया 2,90,000 रुपये, क्या मैं उसको 18-19 की सब्सक्रिप्शन मान सकता हूँ? बिल्कुल बेटा मान सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन है वो तो यही कह रही है। ठीक है, नहीं तो ऑल्टरनेट तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्टरनेट तरीका ये है कि आप सीधा 3,05,000 ले लें और ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दो इंक्लूडिंग 15,000 फॉर रुपीज़ 2017-18। डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये भी आपको मिला होगा, ये आपका रिसिप्ट साइड में आने वाला है। सब्सक्रिप्शन भी आपका रिसिप्ट साइड में आने वाला है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये आपका एक्सपेंस है, आपने पेमेंट करी होगी बच्चे। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग 4,000 पेड इन एडवांस। बेटा क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने अगले साल के लिए एडवांस पे करा है? इससे बच्चे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पूरा का पूरा दिखाना है 28,000 रुपीज़। हाँ, लेकिन ये जो 4,000 आपने एडवांस में पे कर दिया ना, इसको बस ब्रैकेट में हम दिखा देंगे कि इंक्लूड्स 4,000 पेड इन एडवांस, ठीक है, या 4,000 प्रीमियम फॉर नेक्स्ट ईयर। देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी आपकी पेमेंट गई है। लाइफ मेंबरशिप फीस ये आपकी रिसिप्ट्स है। सैलरी जो आपने पे करी है बेटा ये आपका खर्चा है, पेमेंट साइड में जाने वाला है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पेमेंट में जाने वाला है। लोकर रेंट अगेन पेमेंट्स में जाने वाला है या रिसिप्ट्स हैं? सर लोकर रेंट आपकी रिसिप्ट्स हैं। लॉकर रेंट बेटा याद करो, लॉकर रेंट जो होता है वो आपकी रिसिप्ट्स होता है, तो इसको हम रिसिप्ट साइड में लेके चलेंगे। मुझे पता है बेटा थ्योरी के अंदर कुछ एक पार्ट है जो मैंने अब तक सबको समझाया नहीं है। मतलब रिवीजन में मैंने अब तक डील नहीं करा है। मैं आपके साथ हर एक चीज़ डील करूंगा जो मैंने आपको रेगुलर में करवाई थी, लेकिन हाँ हमारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। देन क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश इन हैंड दे रखा है, और आपका जो बैलेंसिंग फिगर आने वाला है वो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है। ठीक है, अब बेटा आप लोग करेंगे मेरे साथ ये क्वेश्चन, इसका मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में जो है इसकी चेकिंग कैसे होती है, इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम क्या है वो भी डिस्कस करूंगा। चलिए बेटा स्पीड जो है थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, क्वेश्चन को रखो अपने सामने, मैंने भी क्वेश्चन को अपने सामने रख लिया है, स्पीड में थोड़ी सी मेरी भी ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा, मैं अब लाइंस वाली यूज़ नहीं कर रहा, तो मेरा हैंड राइटिंग टेढ़ी जा सकती है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेंटर में सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी, सिल्वर चैरिटेबल सोसाइटी सेंटर में लिख लिया। उसके बाद आप लोग लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड। बेटा फ्रेम की वजह से मैं इसको दूसरी लाइन में लेकर गया हूँ, आप लोग चाहो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख लो और नेक्स्ट लाइन में लिख लो फॉर द ईयर एंडेड। कौन से ईयर के लिए बेटा एंड हो रहा है ये? 31 मार्च 2019 नहीं आया ना फ्रेम में, 31 मार्च 2019। भूलना नहीं है डेबिट क्रेडिट, ये आप लोग भूलने वाले हो मुझे पता है। रिसिप्ट्स, रुपीस, पेमेंट्स एंड रुपीस, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेट हो जाएगा रिसिप्ट, रुपीस, पेमेंट एंड रुपीस। चलिए सबसे पहले आपका क्या आने वाला बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो जरा क्या आएगा? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कितना? 40,000 और 2,10,000, टोटल कितना? 2,50,000। नेक्स्ट आइटम आपको दिया हुआ है बेटा सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू सब्सक्रिप्शन। कितनी सब्सक्रिप्शन है बेटा? टोटल 3,05,000 है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 17-18, 18-19। 17-18 की कितनी? 15,000, तो यानी 18-19 की कितनी होगी? 2,90,000। टोटल कितना? 3,05,000। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो सीधा टू सब्सक्रिप्शन 3,05,000 और ब्रैकेट में दिखा दो इंक्लूडिंग 15,000 फॉर ईयर 17-18। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। कितनी डोनेशन बेटा बिल्डिंग के लिए आई है आप लोगों को? 5 लाख की डोनेशन आई है।
पोस्टेज एंड स्टेशनरी, बेटा आप लोगों ने पेमेंट करी होगी तो ये आपको क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी, एंड दिस इज योर 25,000. इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बेटा फर्क नहीं पड़ता है, रिमेंबर कोई फर्क नहीं पड़ता रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कि जो आपने पेमेंट करी है वो कौन से टाइम पीरियड से रिलेटेड करी है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने कितना पेमेंट करा इंश्योरेंस प्रीमियम का? 28,000 रुपये का। ब्रैकेट में लिख दो इंक्लूडिंग 4,000 इन एडवांस। बेटा जरूर लिख कर आना है ब्रैकेट में ये चीज, ठीक है। देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगेन आपने पेमेंट करी होगी तो यहां पर मैं लिख देता हूं बाय इन्वेस्टमेंट्स, कितने की? 31,000 रुपीज। लाइफ मेंबरशिप फीस, रिसिप्ट होता है आपके टू लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000। सैलरीज पेड लिख देंगे बेटा क्रेडिट साइड में, बाय सैलरीज 35,000, ठीक है, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर ईयर 1920, ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। सर हैंड राइटिंग थोड़ी छोटी लिख रहे हो बच्चे, यहाँ पर आप लोगों का फोकस ना कंसेप्ट पे होना चाहिए, प्रेजेंटेशन पे होना चाहिए, मेरी हैंड राइटिंग में मत जाओ, ठीक है। टू लोकर रेंट, कितना लोकर रेंट बेटा? 34,000 रुपये। यहाँ पर क्या जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश इन हैंड, कितना है बेटा कैश इन हैंड? 8,000। और क्या आने वाला है? कैश एट बैंक, ये आप लोग जानते हैं बैलेंसिंग फिगर बनने वाला है, ठीक है। बस अब क्या करना है बच्चे? टोटल। अब मैंने देखो इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ करी मैं बताता हूँ। मैंने सीधा यहाँ पर कैश एट बैंक लिख दिया। बेटा याद करो, क्या ज़रूरी है कैश एट बैंक इधर ही आएगा? क्या बैंक कोड ही नहीं हो सकता? हाँ ये कन्फर्म्ड है, कैश इन हैंड हमेशा यहाँ पर आएगा क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए बेटा बताएंगे जरा, टोटल करके देखो जरा कितना कितना आ रहा है। सर 2.5 लाख प्लस 3 लाख 5.5 लाख, 5.5 लाख और 5 लाख 10.5 लाख, 10.5 लाख और 69,000, 10.5 लाख और 69,000, तो 11,19,000 बेटा आपका ये बनना चाहिए, ये आपको बनना चाहिए 11,19,000। इस साइड का टोटल करके देख लो, 25 और 28 53, 54 84, 89, 1 19, 1 19 और 15, 1 34, 1 34 और 8, 1 42, 1,42,000। और बेटा 11,19,000 में से 1,42,000 अगर आप लोग माइनस करेंगे, 11,19,000 में से 1,42,000 को माइनस करो, जरा कितना आता है? 1,19,000 तो सीधा सीधा चला गया, ऊपर 23,000 और चला गया, तो 9 लाख बेटा 77,000 आना चाहिए। ये आ गया 9,77,000। आउटर कॉलम में दिखाएंगे 9,85,000। यहाँ पर भी टोटल कितना आ जाएगा? 11,19,000 रुपये, ठीक है बेटा। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन खत्म, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन खत्म। अब बात आती है सर काम की बात, ठीक है। मैंने अपने हाथ में ले ली बेटा पेंसिल। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो वेटेज है वो कैसी रहती है। जरा आइटम्स गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये जो मैंने 10 आइटम्स आपको बताई, आपको हर किसी के लिए मिलता है हाफ मार्क्स, ठीक है। हर एक सही चीज के लिए आपको कितना मिल जाएगा? हाफ मार्क्स। और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इसके लिए आपको मिलता है 1 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 6 नंबर का। बेटा इस तरह से आपको जो है ये 6 नंबर मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये इस तरह से आपको जो है वो 6 नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। हर एक आइटम का हाफ मार्क्स और हर एक, और जो आपका बैलेंस कैरी डाउन था ये, इसके लिए 1 मार्क्स, ठीक है। दिस इज हाउ क्वेश्चन इज वैल्यूएटेड। अब आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मेरे डिस्कस करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है,
मतलब सॉल्व नहीं करूँगा क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा आप लोगों ने अपने आप ही सॉल्व करना है। मैं सिर्फ, मेरा काम यहाँ पर सिर्फ क्या है सर, फिर सर मेरा काम यहाँ पर सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, मेरा काम सिर्फ इतना है, एक बार मैं आप लोगों के साथ पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा कि किस आइटम का बच्चे क्या करना है, और आप लोगों को इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे और मैं बेटा आंसर आपको बताऊंगा लेकिन 2 मिनट बाद। तो बेटा मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, वीडियो टाइम में चलता रहेगा, वीडियो टाइम बिल्कुल चलता रहेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो, बस पता क्या करो, और कुछ नहीं ना, चाहे इसी पेज के ऊपर ना इस तरह से ये बनाओ, जो चीज़ डेबिट में आनी है उसको इस साइड लिख दो, जो क्रेडिट में आनी है उसको इस साइड लिख दो, और बैलेंस निकाल दो। वीडियो टाइम अभी हुआ है 35 मिनट्स 50 सेकेंड ऑलमोस्ट। अगले 2 मिनट मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोगों का काम है अगले 2 मिनट लगाओ और फटाफट से जो भी कैलकुलेशन करनी है उस कैलकुलेशन को करो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है, और आंसर निकालना है आप लोगों ने। शुरू हो जाओ। बेटा ये जो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन करवाएंगे, तो बता दूं बेटा सर ये क्वेश्चन नहीं करवाने वाले, सर ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस भी नहीं करने वाले, क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना है। मैं सिर्फ टाइम खत्म होने का वेट कर रहा हूँ। चलिए बेटा 2 मिनट का समय होता है आप लोगों का समाप्त। अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं प्रॉपर वे में तो सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन डिस्कस हम हर एक चीज़ करेंगे। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं भी इस क्वेश्चन को पेंसिल से इसी पे सॉल्व कर देता हूँ। बेटा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों आइटम में अलग अलग, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक आप लोग दिखा के चलेंगे। तो यहाँ पर मैं सीधा एक बार के लिए आउटर कॉलम यानी 2,70,000 मैंने लिख दिया। ठीक है, पेंसिल आपको थोड़ी सी लाइट दिखेगी कैमरा में, लेकिन आप पॉइंट समझ गए, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा सब्सक्रिप्शन कौन से साल के लिए रिसीव हुई है, मेरी टोटल सब्सक्रिप्शन 5 लाख डेबिट होने वाली है। आप लोग चाहो तो सिंपल ऐसे लिखो, टू सब्सक्रिप्शन 5 लाख, बस ब्रैकेट में ये चीज़ लिख देना, इंक्लूडिंग 85,000 फॉर 1920। रेंट पेड आपका खर्चा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 20,000 पे जो है वो पिछले साल का पे करा है, या तो यहाँ पर तो मैं तो 60,000 ही आपका पेमेंट साइड में लेके चलूँगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेनिस कोर्ट, तो बेटा ये भी आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपका पेमेंट साइड में आ जाएगा 30,000। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, अगेन आपका ये पेमेंट साइड में आएगा 50,000। देन एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 72,000, बेटा ये आपकी जो है एंट्रेंस फीस यहाँ पर आ जाएगी 72। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड है, पेमेंट गई है, तो 21,000 आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऑडिट फीस पेड 12,000, अगेन मुझे बेटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने पिछले साल के लिए पे करा है कुछ 2,000 पे, अगले साल के लिए पे करा है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बेटा ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को अगर आपने बेचा होगा ऑफ कोर्स आपके पास पैसा आया होगा, तो यहाँ पर आपकी रिसिप्ट रहेंगी 5,000 पे, और बाकी आपका जो बच गया वो आपका आने वाला बेटा बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन बेटा आपका आएगा यहाँ पर कैश इन हैंड कितना, 11,000 पे।
कैश इन हैंड आ जाएगा 11,000 रुपये। अब आपको टोटल करके देखना है कि कौन सी साइड ज़्यादा है। बेटा अपेरेंटली मुझे डेबिट साइड जो है उसका टोटल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। 270 प्लस 5,00,000 770 770 प्लस 70 840 840 और 7 8,47,000 मेरे हिसाब से टोटल आ रहा है 8,47,000 आप लोगों के डेबिट साइड का। ठीक है, क्रेडिट साइड की अगर मैं बात करके चलूँ तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम देखें 60,000 और 30,000 90 90 और 50 140 140 और 33 140 और 33 173 173 और 11 184 1,84,000 रुपीज़ बेटा। ठीक है, एक बार चेक ज़रूर कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग 1,84,000 है। स्टिल एक बार बेटा चेक जरूर कर लेंगे, मुझसे गलती हो सकती है। 60 और 30 50 सॉरी 90 90 50 140 140 और 21 161 161 और 12 173 173 और 11 184 बिल्कुल सही बेटा। 1,84,000 जो है बेटा मेरा इस साइड का टोटल आ रहा है और यहाँ पर आपका आया था 8,47,000। तो डेबिट साइड का टोटल 8,47,000 और क्रेडिट साइड में आ रहा है 1 लाख कितना बताया था बच्चे मैंने 84 ना 1,84,000। बेटा डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस जो है आप लोग कैलकुलेट करें। तो बेटा डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 6,63,000 बेटा आपके पास ये आ रहा है। बेटा ये 6,63,000 आपका इधर आ जाएगा कैश एट बैंक 6,63,000। अब इस क्वेश्चन की मार्किंग देखो बेटा कैसे होगी। ये वाला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर का था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स ही कम है। अब यहाँ पर अगर आप इन दोनों को अलग काउंट करो 10 11 12 टोटल जाके बेटा 12 अमाउंट्स होगी। फॉर ईच अमाउंट यू विल गेट हाफ मार्क्स, फॉर ईच अमाउंट यू विल गेट हाफ मार्क्स। इन शॉर्ट बेटा ये जो है इसके 1 मार्क्स हैं और बाकी जो भी आइटम आपने आइटम्स लिखी हैं सबका हाफ मार्क्स है। ठीक है, कि क्या बन जाएगा आपका ये 6 नंबर बन जाएगा। चलिए बेटा इसके बाद आप लोगों के पास जो आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 40। इसके बाद आप लोगों का जो आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है उसका आंसर मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों ने ये क्वेश्चन बेटा अभी के अभी करना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, पॉज तो नहीं करेंगे, वीडियो मैं चलते रहने दे रहा हूँ, बस आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। और ये वाला क्वेश्चन जो बेटा सबसे छोटा क्वेश्चन है, देख लो सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस कैश का गिवन है, बैंक का नहीं गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में बैलेंस नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, ये हुआ मीनिंग। यानी जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है वो भी कैश ही रहने वाला है। तो बेटा फटाफट से जरा इस वाले क्वेश्चन को करो आप लोग और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, मैं आंसर बता दूंगा कितना आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैं भी ओडली कैलकुलेट करके आंसर आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन तब तक आप करेंगे। शुरू करो बेटा। स्पीड बेटा थोड़ी सी बना के रखो, रफ में कर लो, बाद में करते रहना बेटा रिटर्न प्रैक्टिस और अच्छे से कर लेना। ठीक है, बट एक बार के लिए आप लोग इस चीज़ को रफ में जो है वो करके चलेंगे। चलिए बेटा आप लोगों का टाइम होता है समाप्त, और मैंने फॉर टाइम बिंग जितना टाइम मैंने आपको ये क्वेश्चन को करने के लिए दिया उतने टाइम मैंने अपलोडिंग के ऊपर आप लोगों की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो भी लगा दी है। यूट्यूब पे अपलोड हो रही है अनलिस्टेड कैटेगरी में, आपके साथ जल्दी इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए,
मैं कैलकुलेटर पे कर लूँ, थोड़ा सा अपना टाइम बचा लेते हैं। 16,000 डेबिट साइड, 93,000 डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट परचेज क्रेडिट साइड बेटा, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड, लोकर एंड डेबिट साइड, लाइफ मेंबरशिप डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट साइड। कितना ऐड करना है टोटल? सर चलो कैलकुलेटर नहीं यूज़ करते हम। 16 + 93, ठीक है, 16 + 93 + 40 + 85, इन सबको अगर मैं टोटल करूं तो ये हमारे पास आता है बेटा 1,09,000, 1,49,000, 1,50,000 की काउंट कर लेते हैं सर, 1,50,000 और 84,000 फिर आ जाएगा इधर, क्योंकि 1,000 अगर मैंने वहाँ पर बढ़ाया तो 2,34,000। आपका बेटा डेबिट साइड का टोटल आना चाहिए 2,34,000 रुपये, और 2,34,000 में से बेटा आप लोग माइनस कर देना 56,000। 2,34,000 में से माइनस कर देना 56,000। अब 2,34,000 में से अगर आप लोग 56,000 को माइनस करोगे तो बेटा आप लोगों के पास आना चाहिए 1,78,000। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 1,78,000 इन माय ओपिनियन। जो मैंने ओरल कैलकुलेशन करी है तो आपका क्लोजिंग कैश इन हैंड आना चाहिए 1,78,000। मुझे अब मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मुझे आप लोग आधा मिनट देंगे, ठीक है, और मैं हाफ मिनट में बस एक बार इस आंसर को क्रॉस चेक कर लूँ जहाँ से क्वेश्चन पिक उठाया गया, जो से सेट में से ये क्वेश्चन उठाया गया। जरा एक बार मैं उसके सोल्यूशन देख के मैं आपको बता देता हूँ कि ये 178 सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है बेटा, ये 1,78,000 आंसर, ठीक है। और इसकी जो वेटेज है बेटा वो क्या थी? अब इस वाले क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हमने निकाली बैलेंसिंग फिगर 8, 8 इंटू हाफ 4। बेटा हर एक आइटम का आप लोगों को यहाँ पर आधा नंबर मिलने वाला था, ठीक है बेटा। इसी के साथ हमने ख़त्म कर लिया रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का जो कंसेप्ट है वो हमने ख़त्म कर लिया फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम में अगर आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आ गया तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने क्लियर है, ठीक है। चलिए बेटा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का मुझे आप लोगों को जो नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पर करवा के चलना है वो आपको, फिर मैंने आपको करवाए थे फीचर्स ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। अब फीचर्स और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर मैं आपको फटाफट से बेटा, अब ये चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ सुनेंगे इस चीज़ को बेटा मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ जो है अपने नोट से पढ़ लेनी है। अगर लिखने बैठूंगा बेटा टाइम बहुत जाएगा, या आप लोग एक ऑल्टरनेट वे कर सकते हो, रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं बेटा, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा, मैं जस्ट कोशिश करूँगा कि जो कुछ एक ऑडियोज़ है ना वो बना दूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑडियो क्लिप्स बना के मैं एप्लीकेशन के ऊपर डाल दूँगा, आप लोग उस ऑडियो क्लिप को बस एक बार सुन लेना। कोशिश पूरी करूँगा, कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता दूँ। चलिए बेटा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के जो फीचर्स हैं वो क्या थे? सर बेसिकली ये समरी होता है कैश बुक का, ठीक है, जो एक सिंपल कैश बुक होती है बिल्कुल उसकी समरी है। जो कैश बैलेंस होता है यानी कैश इन हैंड होता है, और बैंक होता है, बैंक बैलेंस होता है, आप उसको एक साथ दिखा देते हो, यानी हम दिखाते तो सेपरेटली ही ऑफ कोर्स, कैश इन हैंड कितना, बैंक में कितना, लेकिन जो आपने डबल कॉलम कैश बुक करी थी ना +1 के अंदर, वैसा नहीं दिखाते। आप सिंपल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिखाते हो, ठीक है। फिर इसके अंदर जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट रहेंगी वो सारी आती हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, यानी आप जिस भी साल का बना रहे हो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, उससे अगर पिछले साल से रिलेटेड है या अगले साल से या उस साल से रिलेटेड पेमेंट है या रिसिप्ट हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सारी की सारी ही आएंगी, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। फिर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर हर तरह की आइटम आ जाती है, चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है, चाहे वो कैपिटल नेचर है चाहे वो रेवेन्यू नेचर है, ठीक है। उसके अलावा बेटा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर कोई भी नॉन कैश आइटम जो है वो नहीं आएगी, यानी डेप्रिसिएशन जैसी आइटम जो है आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगी। जो ओपनिंग बैलेंस रहता है वो कैश और बैंक बैलेंस रहेगा। अगर बैंक ओडी रहेगा तो वो आपका क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस है बेटा वो भी आपका क्या रहेगा, कैश और बैंक बैलेंस रहेगा। जो कैश है उसका हमेशा जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है, डेबिट बैलेंस रहने वाला है, ठीक है। डेबिट बैलेंस मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड पे रहने वाला है। बाय बैलेंस कैरिड ऑन हमेशा कैश इन हैंड जो है वो क्रेडिट साइड पे रहेगा, ठीक है। लेकिन बैंक का बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर बैंक ओडी है तो आपका बैलेंस क्या आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। देन इससे हमें कोई भी सरप्लस या डेफिसिट जो है वो नहीं मिलता है।
और कोई भी एडजस्टमेंट जो है आप इस अकाउंट पे नहीं करते। क्लियर है? आई होप बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसके बाद स्टेप्स थे कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे रिसिप्ट और पेमेंट की। तो रिसिप्ट और पेमेंट की प्रिपरेशन मुझे नहीं लगता अब वो पॉइंट है कि आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। बेटा इसके बाद हमने करा था इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका हमने कहा था इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए बेटा आ जाएंगे फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर, इसको करो साइड में। अब आओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर। जो नेक्स्ट कंसेप्ट था, 2 पॉइंट लिखे थे मैंने, ये आ गया बेटा आपका पॉइंट नंबर 3, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बेटा थोड़ा सा ध्यान करेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता था बेटा? जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे। क्यों इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते थे? क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। तो इस वजह से जो एनपीओज होते हैं वो इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर क्यों करा जाता है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें पता लगता है कि डिटर्मिन करते हैं हम कि सरप्लस है या फिर डेफिशिट है। सॉरी बच्चों फॉर द इंटरप्शन। ऐसा करते हैं बेटा, इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। और मैंने 2 वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी एनपी और विजन की, 2 की जगह वो 3 हो जाएंगी, ठीक है। ड्यूरेशन विल रिमेन सेम, जो टोटल ड्यूरेशन रहेगी रहनी थी एनपी और विजन की उतनी ही रहेगी। हाँ बस ये वाला पार्ट मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और जितनी भी रिवीजन वीडियो है आपको 4 दिसंबर को मिल जाएगी एनपीओ की, यानी आपको लगभग 2 घंटे की रिवीजन वीडियो एनपीओ की 4 को मिल जाएगी और बैलेंस पार्ट 6 को। चलिए बेटे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।